हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग आयनिक बॉन्ड से जुड़े कुछ एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एंथैल्पी। ये तीन हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से एनर्जीज शामिल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एंथैल्पी। ये तीन आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं। किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स फ्री एटम। ठीक है, तो किसी भी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड हमारे पास है। तो ये हम लोग को पता है ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोडियम के पास आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये कोर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका वैलेंसी 1 है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम हमारे पास है, इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएं तो ये क्या हो जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं, ये मेटल है, तो ये इसमें से Na प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें जो एनर्जी लगा, ठीक है, इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, तो कौन सी जिस एटम है उसमें से हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो ज़्यादा लगेगा
या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसका ज़्यादा होगा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सोडियम से हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तो इसमें से जो एनर्जी लगा उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं Mg, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का बात करते हैं, MgCl2 का बात करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, Mg2+ और Cl माइनस, ठीक है। Cl दो दो यहाँ पे दो एटम है, क्लोरीन एटम दो है, तो इसमें से 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है, 2Cl माइनस आ जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन किया, यहाँ पे ये मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का बात करेंगे कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 8 2। आउटरमोस्ट सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा हम उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। Mg2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना बचा, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और ये किसके जैसा स्टेबल हो गया, यहाँ पे देखिए, या फिर ये देखिए, तो ये जो है सोडियम Na+, ये हमारे पास ये नियोन के जैसा स्टेबल हो गया, और यहाँ भी ये नियोन के जैसा स्टेबल हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी एटम जो है अपना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसे रिलीज करते हैं, या फिर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्यों, स्टेबिलिटी पाने के लिए। जस्ट इनर्ट गैस के जैसा स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अब बात करेंगे, क्या हम मैग्नीशियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसका 2 है मैग्नीशियम का, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बार निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बार नहीं निकालना, हम लोग को समझना है क्या, कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन को निकालना है। क्यों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे MgCl, ठीक है, मैग्नीशियम का, सॉरी मैग्नीशियम है, तो इसके पास 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो ये हमें फर्स्ट Mg+ का फॉर्मेशन होगा, Mg+ का फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, E क्या हो जाएगा, E हमारे पास क्या होगा, IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, तो क्या होगा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। और दूसरा बार में हम लोग क्या होगा कि Mg+ है और यहाँ पे 2 8 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अब निकालने के लिए हमें फिर से एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी लगेगा वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ये हमारा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी E1 और E2, ठीक है, E1 एंड E2। तो हमारे पास E1 और E2 में ज़्यादा कौन होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जो हम लोग मैग्नीशियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा ये ज़्यादा होगा, या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो इसे जानने के लिए हम लोगों को अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट आयनाइज। आई होप कि ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का बात करते हैं, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल अगर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s
ठीक है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आउटर मोस्ट सेल में देखिए, यही तो आउटर मोस्ट सेल है। जब इसका हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, के सेल हमारा ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हमारे पास एल सेल हो जाएगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, ये हमारा के सेल है, ये हमारे पास एल सेल है, और ये हमारे पास एम सेल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है एल में। और एम सेल जो है, एम सेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एम सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही बार हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक ही बार दोनों हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि हम ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसके लिए E1 हो जाएगा ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, और ये E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो इसका एनर्जी हाई होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हाई होगा, या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि 3s2 है, जो कि ये हमारे पास 3s ऑर्बिटल है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जो कंप्लीटली क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फुल फिल्ड जो होते हैं वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना, स्टेबल होते हैं। और दूसरा कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। 2 कंडीशंस यहाँ पे है, कंप्लीटली फुल फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एस का, तो एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं, कंप्लीटली फुल फिल्ड है ये। और बात करेंगे यहाँ पे एस का, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों स्टेबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि दोनों, अब जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में अगर कोई 2 बच्चे हैं और दोनों टॉप कर गए हैं, ठीक है, अगर दोनों बच्चे अगर टॉप कर चुके हैं तो क्या ये दोनों को हम टॉप तो काउंट करेंगे ही, लेकिन दोनों में से कुछ ऐसा तरीका लगाएंगे कि दोनों में कोई एक जो है उसका रैंक ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से टॉप में ही ये दोनों है। तो हम बात करेंगे कि ये जो है कंप्लीटली फिल्ड है और ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। तो कंप्लीटली फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कम स्टेबल होंगे। ठीक है, कम स्टेबल होंगे। और दूसरा अगर हम पी का बात करें, पी ऑर्बिटल का बात करें, ठीक है, पी ऑर्बिटल में 3 सबसेल्स होते हैं। ठीक है, 3 सबसेल्स यहाँ भी है। अगर ये पी ऑर्बिटल का बात करें, मान लेते हैं 3p आ गया, तो 3p और यहाँ पे 2s। ठीक है, 2s एंड 3p का बात करते हैं। तो 3p में यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे हाफ फिल्ड होगा, या तीनों सेल में एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में हो जाने पे ये क्या हो जाते हैं, ये भी स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, कम स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s2 और 2s1, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 2s2 ज़्यादा स्टेबल होगा, पता है कि ये कंप्लीटली फुल फील्ड है और ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 2s2 ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से जो p ऑर्बिटल है इसमें से 3p6 और 3p3 में कौन स्टेबल होगा ज़्यादा, बताइए कौन स्टेबल होगा, बिल्कुल 3p6 ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, फुल फील्ड है, और ये कंप्लीटली क्या है, हाफ फील्ड है। दोनों स्टेबल होते हैं, लेकिन ये दोनों में हमको दोनों में भी समझना पड़ेगा कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं। ठीक है,
तो 3p6 जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होगा वो ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा। अब बताइए जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, 2s2 और 2s1 में, तो ज़्यादा स्टेबल ये है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, हाई एनर्जी लगेगी। और इसका एनर्जी क्या होगा, इसका क्या होगा, हाई एनर्जी से आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। और इसका क्या होगा, लो होगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा और इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसमें उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे कि 3s2 में, ठीक है, 3s2 में अब बताइए कि 3s क्या है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, और कंप्लीटली फुलफिल्ड है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं Mg। ठीक है, मैग्नीशियम के पास 282 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर से देखते हैं एक इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये मैग्नीशियम प्लस आयन बन जाएगा, 281 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। ठीक है, और दूसरी बार में हम लोग बात करते हैं Mg प्लस का, तो 281 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा, तो इसमें है ना कौन सा आयन बन जाएगा, 2 प्लस आयन बन जाएगा 28। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। ठीक है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का लो होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3s2 था और ये 3s1 है। ठीक है, तो इसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा लगे क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है और कंप्लीटली फुल फिल्ड है। तो फुल फिल्ड है इसके वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी भी देख सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का बात करें तो एल्युमिनियम में हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम का 283 होता है। ऑटोमोस्ट सेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, एल्युमिनियम 3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और इसमें से 28 बच जाएंगे जो कि किसके जैसा, नियोन के जैसा स्टेबल हो जाएंगे। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो नियोन के जैसा स्टेबल हो। ठीक है, इसी तरह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हम बात करेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कौन ज़्यादा होगा, तो हम उसी तरह से स्टेबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी पे जाएंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, स्टेबल ज़्यादा होगा, स्टेबल अगर क्या होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो एनर्जी भी क्या लगेगा, एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और अगर स्टेबिलिटी स्टेबल क्या होगा, स्टेबल ये क्या होगा, कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। मतलब हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे निकालने में, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे निकालने में जो एनर्जी लगता है वही हमारा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, इलेक्ट्रॉन देने पे जो एनर्जी रिलीज होगा
उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन the amount of energy released on adding electrons in the outermost shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity। क्या होता है, किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, इलेक्ट्रॉन देने पे जो एनर्जी रिलीज होता है बदले में, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग समझेंगे एनायंस में, नॉन मेटल्स में ये समझेंगे। ठीक है, नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है, और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, तो वो केटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जैसे नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आउटरमोस्ट सेल में ऐड करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं NaCl में ही। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में ही बात करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का बात करेंगे, क्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7। ठीक है, 7 इसका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी क्या होता है 7। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसका वैलेंसी -1 भी होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 1। ठीक है, तो हम लोग इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने पे जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। देखिए, तो हम क्या करा रहे हैं, इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसे हम दे रहे हैं। और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, बाहर निकाला गया, वही इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, ये मेटल क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करने पे, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देने पे हमें जो एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एनर्जी हमें जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहा जाता है। देखिए, तो यहाँ पे 287 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके आउटरमोस्ट सेल में, 288 हो जाएगा। अब देखिए 288 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का। आर्गन क्या है हमारा, आर्गन है हमारा इनर्ट गैस। क्या है, इनर्ट गैस। अब देखिए, तो ये इनर्ट गैस के जैसा, आर्गन के जैसा क्लोरीन क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसके लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन किया। ठीक है, गेन करने के बाद इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। ठीक है, सिंपल बात है कि जब हम कभी किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो उस पर हम क्या होता है, माइनस चढ़े आ जाता है। हम लोगों ने अक्सर कहते हुए सुना है कि ऋण लिया गया है, ऋण लिया, कर्ज लिया गया। तो कर्ज यानी ऋण, ऋण यानी हम क्या कह सकते हैं, माइनस चार्ज। ठीक है, जब भी यहाँ पे नॉन मेटल्स है तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो ये हमारा कौन सा क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, अब मेटल हमारा क्या बनाएगा, ये लूज कर देगा तो ये क्या बनाता है, केटायन, Na+ क्या हो जाएगा, ये केटायन बना लेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऑटोमोसेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने पे हमें जो एनर्जी रिलीज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम फ्लोरीन का बात करते हैं। फ्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है, फ्लोरीन तो 9 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 7।
ठीक है। 2 एंड सॉरी क्या होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, तो 2 एंड 7, तो इसका 7 हो जाएगा। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसका वैलेंसी कितना हो गया, -1, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे 8 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, F माइनस, ठीक है, 2 8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी क्या कह सकते हैं, आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो हमारे पास ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएं तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, माइनस। जनरली हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी नॉन मेटल्स में ही होते हैं अक्सर। ठीक है, तो हम बेहतरीन एग्जांपल यही होगा सबसे पहले समझने को। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्लोरीन के बाद अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देने पे जो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 8। ठीक है, ये किसके जैसा स्टेबल हो गया, नियोन के जैसा। नियोन का नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो 10 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, 2 8 10 हो गया। तो ये जो हमारा एनर्जी रिलीज हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ भी कह सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी गैसियस एटम के यानी फ्री एटम, ठीक है, फ्री एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, लैटिस इंथैल्पी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा एग्जांपल, लैटिस इंथैल्पी। तो चलिए लैटिस इंथैल्पी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो लैटिस इंथैल्पी क्या है ना, the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from a gaseous cation and anion is called lattice enthalpy। फिर से समझते हैं, the amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from gaseous ions is called lattice enthalpy। ठीक है, तो लैटिस इंथैल्पी क्या होता है ये समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि NaCl, Na+ और Cl-। ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से Na+ Cl- का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब लैटिस जिसको हिंदी में कहा जाता है जालक। ठीक है, चलिए हिंदी तो बड़ी टफ हो जाता है, तो जालक। ठीक है, लैटिस ये हम लोग अक्सर क्लास 12 के सॉलिड स्टेट में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा लैटिस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोग जब भी जो पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक पार्टिकल्स होंगे, उसे हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ये हमारा, ठीक है, क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा। इस तरह से अगर क्यूबिक में हो जाए इस तरह से तो हम लोग इसे लैटिस कहेंगे। देखिए इस तरह से, है ना। अगर हम बात करते हैं, सपोज कि 1 मोल है ये, ठीक है, 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग
एक मोल, देखिए क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म। अगर 1 मोल आयनिक सॉलिड, मान लेते हैं कि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। NaCl से जो बना है हमारा NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड है। अगर ये 1 मोल, ठीक है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो बना है यहाँ पे, इसको बात करते हैं 1 मोल, ठीक है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड के बनने में, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होता है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो है उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस इंथैल्पी कहेंगे। क्या, लैटिस इंथैल्पी। 1 मोल आयनिक सॉलिड, 1 मोल आयनिक सॉलिड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस इंथैल्पी। क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयंस, केटायन और एनायंस। देखिए केटायन, केटायंस एंड एनायंस, ये केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनने पर, कॉम्बिनेशन होने पे जो 1 मोल NaCl बन रहा है, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, जो 1 मोल NaCl बनने पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी को हम लैटिस इंथैल्पी कहेंगे। तो लैटिस इंथैल्पी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, लैटिस इंथैल्पी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं कि लैटिस इंथैल्पी के यहाँ पे क्या रोल है। देखिए, lattice enthalpy play an important role in the formation of ionic compounds। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स है उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द इनर आयनिक फोर्सेस, ठीक है, इंटर आयनिक फोर्सेस, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लैटिस इंथैल्पी क्या रोल करता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रोल करता है आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में। और ये एक आइडिया डेवलप करता है, आइडिया है ना, कि इंटर आयनिक फोर्सेस के बारे में ये बताता है, और ये आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो लैटिस इंथैल्पी के बारे में आप लोगों ने समझ चुका हो, ठीक है, कि क्या है लैटिस इंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसेस केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अभी आधे घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो बन चुका है। तो चलिए इसमें से हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, 5 मिनट का और वीडियो हो सकता है लंबा। तो चलिए प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कौन कौन से गुण हैं आयनिक कंपाउंड के। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी सहूलियत हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जो है इसका प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में क्या पहला क्या हो जाएगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अब समझ में आएगा कि सॉलिड जो होते हैं दो तरह के हैं, एक होते हैं सब्सटेंस में। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारा क्या होगा, एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड। ठीक है, एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं शुगर, सॉल्ट, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में है। ठीक है, और एमरफस सॉलिड में हम बात करेंगे जैसे कि जेली वगैरह हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, जेली का बात कर सकते हैं, पनीर, पनीर लग रहा है ना, पनीर,
तो ये इस तरह से ये अमरफस सॉलिड में ही आएंगे, कुछ एग्जांपल इस तरह से हम समझते हैं, ठीक है। अमरफस सॉलिड, और यहाँ पे जो सॉलिड जो है यहाँ पे शुगर है, सॉल्ट है, और यहाँ पे कुछ ग्लास भी आ सकते हैं, ग्लास है ना, शीशे, ये सारे क्या आएंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो है आयनिक कंपाउंड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो NaCl बताइए, NaCl क्या है, नमक, सॉल्ट, जो घर में हमारे जो हम जो यूज करते हैं वो सॉल्ट क्या है, NaCl है। ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एग्जाम्पल। और नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यानी इससे जब हम मेल्ट कराएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, कम टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इंट्रानिक फोर्स, जो इंट्रानिक फोर्स जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं Na और Cl के बीच में, ठीक है, पर NaCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ब्रेक करने में, ठीक है, जो एनर्जी लगेगा, इसे तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, वो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन सा हो जाएगा, यानी हीट करेंगे हम, मेल्ट कराएंगे, उसे हीट करेंगे तो हमें वो हीट से ही एनर्जी मिलेगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो हाई होगा, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉल्युबिलिटी पे बात करें, किसमें ये सॉल्युबल होंगे, किसमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, है ना, घुलनशीलता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये सॉल्युबल होंगे। तो ये जनरली जो है वाटर में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल होंगे किसमें, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये वाटर में, वाटर क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आसानी से मिल जाता है, कम खर्च में, है ना। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, खासकर जैसे कि हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसमें भी CH4 हो गया, सॉरी CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फिर CClH6 हो गया, ये बेंजीन हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि H2O जो है, H2O है ना, H2O क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट, H2O जो हमारे पास क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, H2O क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है ना, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, ये डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है, यानी घुल जाते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि H2O क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसमें ये डिसॉल्व कर जाते हैं। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 का बात करेंगे, C6 है ना, C6H6 का बात करेंगे, तो ये C6H6 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें क्या करेगा, ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड को अगर बेंजीन में डिसॉल्व कराया जाए तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं, और नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट का बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चालकता, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म लिए, कौन सा फॉर्म है, ये सॉलिड है। अब सॉलिड फॉर्म में इसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। इसमें एक को कैथोड बनाते हैं, किसको बनाते हैं, एक को कैथोड और दूसरा को एनोड बना देते हैं, ठीक है, एनोड। और इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दे दें कि जो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या ये, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि बल्ब ऐड कर देते हैं, बैटरी वगैरह लगा करके यहाँ पे
सेटअप ऐसा तैयार करते हैं कि एक बैटरी लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। तो क्या यहाँ पे इसका करंट यहाँ पे पास करेगा? ये सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल ये सॉलिड है, ठीक है। घर का जो नमक है, एक चम्मच आप करिए, एक चम्मच में है ना, एक नमक को रखिए, ठीक है। आप उसमें से देखिए कि क्या करंट पास करता है। ये करंट पास नहीं करेगा, नो, है ना। ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अगर हम नमक को सॉलिड फॉर्म में ले और उसमें हम करंट पास कराएं तो करंट क्या करेगा? पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। एनी कंपाउंड्स आर bad conductors of electricity in solid state because the ions occupy fixed positions and are not able to move, है ना। ये जो सॉलिड स्टेट में जो आयन होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसे हीट करते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या करेंगे? हीट करते हैं। अगर हम सॉलिड को यहाँ पे रखते हैं, सॉल्ट को, है ना, सॉल्ट को यहाँ पे रखते हैं और हीट करते हैं। हीट करने पे क्या हो जाएगा? ये मेल्ट कर जाएगा, है ना, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। मेल्ट कर जाने के बाद ये हमारा इस तरह से कुछ मिल जाएगा। मेल्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? कंडक्टिविटी को शो करेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी को शो करेंगे ये मेल्ट करने पे। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम पहले वाटर ले लें और इस पे हम NaCl का कुछ 1-2 चम्मच डाल दें। अब इसे हम हिलाए शेक करें, ठीक है। उसके बाद ये क्या डिजोल्व हो जाएगा पूरी तरह से। अब डिजोल्व होने पे इस पे आयंस क्या होते हैं? ये पूरी तरह से घुला हुआ है ना, आयंस पूरी तरह से क्या यहाँ पे घुल चुका है। अब इस पे से अगर करंट पास कराए तो क्या करेगा? यस, ये करंट को पास करेगा, ठीक है। यस, करंट को क्या करेगा? ये पास करेगा, अपने में से करंट को पास करेगा। और यहाँ पे अगर मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, गलित अवस्था जिसको हम कह सकते हैं, मोल्टेन स्टेट में, तब भी ये क्या करेगा? करंट को पास करेगा। ये डिजोल्व स्टेट में, डिजोल्व घुली हुई अवस्था में भी क्या करेगा? ये करंट को पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है तो करंट को पास नहीं करेगा, ठीक है। क्या है? एनी कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और डिजोल्व स्टेट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।